अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 के 2 क्वेश्चन हैं और असाइनमेंट नंबर 2 के जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं और यहाँ पर इसकी ड्यू डेट भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन को दिखाने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें। सबसे पहले मैं असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इनके सोल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3x3 है, इसको आपने डायगोनलाइज करना है अगर पॉसिबल हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस एंड द कॉलम स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3x4 है, इसकी नल स्पेस और कॉलम स्पेस की बेसिस को आपने फाइंड करना है। क्योंकि दोनों क्वेश्चन की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करूँगा और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी होप सो मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, तो उस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूँगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3x3 है, इसको आपने डायगोनलाइज करना है अगर ये पॉसिबल हो तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, जस्ट आपको मैंने यहाँ से समझाना है और आप इस चीज़ को टाइप करके जो है ना वो पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पर भी मैंने मेंशन की हुई है। इसको डायगोनलाइज करने का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P फाइंड करना है और एक डायगोनल मैट्रिक्स D फाइंड करना है सच दैट A इज इक्वल टू PDP इनवर्स। जब मैंने आपको MTH 501 का आई थिंक सो लेक्चर 29 या 30 है जिसका हमने डायगोनलाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन की है, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी करस्पॉन्डिंग डायगोनलाइज फॉर्म अगर एग्जिस्ट करती है तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं। To diagonalize the given matrix, we need to find an invertible matrix P and a diagonal matrix D such that A is equal to PDP inverse, which can be done in following 4 steps. ये 4 स्टेप्स में ना आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें आपने गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पहला स्टेप है फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो लेमडा है ये एक स्केलर नंबर है जिसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं मैट्रिक्स A की, और ये जो I लिखा हुआ है ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर और A का आर्डर जो है ना वो सेम होगा। ठीक है, एक आर्डर क्योंकि 3x3 है तो जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है उसका आर्डर भी 3x3 ही होगा। तो यहाँ पर मैंने A माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स बनता है उसको यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड पर 3x3 आर्डर के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो आपने जस्ट इसको R1 के जरिए एक्सपैंड करना है, तो ये 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद 2x2 आर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो आप इजीली जो है ना वो डील कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं उनको अपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। सो बाय द वे इस सारे को जो है ना सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 15 लेमडा माइनस 9 इक्वल टू 0 आता है। अगर तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती लेमडा के अंदर तो फिर तो हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते थे मिड टर्म ब्रेक करके, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन को कैसे करते हैं, हमारे पास ये जो लास्ट में नंबर होता है 9, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 के हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, +-1 +-3 और +-9। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो +-1 है, +-3 और +-9 है, इन सारे नंबर्स को आपने बारी बारी सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ करना है। तो हमारे पास जब सबसे पहले मैं लेमडा इज इक्वल टू 1 को यूज़ करता हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है सिंथेटिक डिवीजन में। ठीक है, तो अगर किसी को सिंथेटिक डिवीजन के बारे में इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है MTH 501 का उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके भी जो है ना वो सिंथेटिक डिवीजन के बारे में मुझसे डिटेल समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसको आपने फैक्टराइज करना है तो हमारे पास यहाँ पे विद हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बनते हैं।
लेमडा -1 और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बनता है लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा + 9 = 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर बना है इसको आप मजीद अगर फैक्टराइज करें मिड टर्म ब्रेक करके या इसको आप जो है ना वो कंप्रेस करें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है लैम्डा -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। लैम्डा -1 को जब = 0 पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और लैम्डा -3 होल स्क्वायर को = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा = 3 आ जाएगा। और यहाँ पर लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आती हैं, लैम्डा = 3 एंड लैम्डा = 3। तो इसको एक बार मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने साथ लिख दिया है मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब लैम्डा = 3 जो है ये 2 टाइम है। ठीक है, 2 टाइम। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले आपने गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने जो भी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आपने कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 2, फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। तो लैम्डा = 1 हमारे पास पहली आइगन वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। a - लैम्डा i × x = 0। यहाँ पर a - लैम्डा i के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर ये वो जो 7 - लैम्डा लिखा हुआ था, 5 - लैम्डा लिखा हुआ था और यहाँ पर -5 - लैम्डा लिखा हुआ था, वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। और साथ x हमारे पास जो अननोन का वेक्टर है, क्योंकि 3 + 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 3 हमारे पास अननोन होंगे, x1 x2 x3। राइट साइड पे जो 0 वेक्टर है इसकी 3 एंट्री 0 0 0 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस जो होती हैं वो आपने यहाँ पे लिख ली। ये मैंने इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख दी हैं। अब पहली 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। जब मैंने पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो x1 यहाँ पे 6x1 है, तो अगर इस इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 6x1 + 12x2 + 24x3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x1 को मैंने सेम कर लिया। तो उसके बाद पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 6x1 और 6x1 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -8x2 - 8x3 = 0 आ गया। -8 कॉमन लें तो यहाँ से x2 = -x3 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 = -x3 मतलब x2 की इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसमें आप पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी, देखिए मैंने पुट किया हुआ है, पुट 3 किया मैंने, तो यहाँ पर x2 की जगह -x3 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पर x1 = -2x3 आ गया। देखिए जो x2 की वैल्यू आई थी वो -x3 आई थी और x1 की वैल्यू -2x3 आई है। मतलब x1 और x2 दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इन टर्म्स ऑफ x3 आई है। तो मतलब x3 यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, तो x3 को x3 के इक्वल लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अननोन का कॉलम मैट्रिक्स था वो x1 x2 x3 था। x1 की वैल्यू पुट की -2x3, x2 की वैल्यू -x3 और x3 x3 के बराबर है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मैं अगर इस मैट्रिक्स में से x3 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर -2 -1 1 बच जाएगा। ये हमारे पास जो -2 -1 1 मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 1 और ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। x3 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करते जाएं तो आपके पास बहुत सारे आइगन वेक्टर्स लैम्डा = 1 के करस्पॉन्डिंग मिलते जाएंगे, लेकिन वो सारे जो है ना वो डिपेंडेंट होंगे इस आइगन v1 वेक्टर के ऊपर। ये जो v1 है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है और हमें इंडिपेंडेंट ही चाहिए। आपने स्टेप नंबर 2 में लिखा था फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। सो हमारे पास लैम्डा = 1 के करस्पॉन्डिंग तो ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गया जिसे मैंने v1 बोल दिया। अब लैम्डा = 3 की बात कर लेते हैं। सिमिलरली लैम्डा = 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर a - लैम्डा × x = 0। यहाँ पर मैंने वो जो 7 - लैम्डा, उसके बाद हमारे पास 5 - लैम्डा जो भी था वहाँ पे डायगोनल के ऊपर a - लैम्डा i वाले मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद ये x हमारे पास जो है इसकी जगह ये x1 x2 x3 आ गया। राइट साइड पे जो 0 वेक्टर है इसकी जगह 0 0 0 आ गया। अच्छा, इसको आप बेशक करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखें और सॉल्व करें या इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और रो ऑपरेशन यूज़ करें। रो ऑपरेशन यूज़ करने के बाद इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखें तब भी सही है। यहाँ पर मैंने इसको रो ऑपरेशन के जरिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x1 + x2 + 4x3 = 0 आ गया और x2 = x2 और x3 = x3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दूसरी और तीसरी रो के अंदर सारे कोफिशिएंट 0 हैं। तो यहाँ पे x2 और x3 जो दोनों जो है ये हमारे पास अननोन फ्री वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो क्या था, x1 x2 x3 = x1 की वैल्यू पुट करें -x2 - 4x3
x2 के बराबर है, x3 x3 के बराबर है, तो यहाँ पर आप पहले x2 को कॉमन लें तो -1 0 बचेगा, और फिर x3 को कॉमन लें तो -4 0 1 बचेगा। तो हमारे पास ये जो v2 और v3 है ये भी इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आप x2 और x3 की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको बहुत सारे जो है ना वो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। लेकिन ये जो v2 और v3 है ये दोनों इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। एक हमारे पास पहले लैम्डा v1 था जो कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर था, और दो हमें ये मिल गए। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि वी कैन चेक v1 v2 v3 हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये आप चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स P। हमने कहा था ना स्टार्ट में कि हमें अगर किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है तो उसका ये मतलब है कि हमें एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P फाइंड करना है। अब ये जो P मैट्रिक्स है ये कैसे बनेगा, एज वी नो दैट P इज इक्वल टू v1 v2 v3, जितने भी हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर जो है ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, v1 v2 v3 को आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने v1 पहला कॉलम बना दिया, v2 दूसरा, v3 तीसरा। v1 v2 v3 तीनों की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये P मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आप डायरेक्ट इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वो इतना लंबा कैलकुलेशन करें। आप इसका डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड करें, मैंने भी डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड किया है। और अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए जो है ना वो इन्वर्स फाइंड करना सिखाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास P फाइंड हो गया, P इन्वर्स फाइंड हो गया। उसके बाद D कैसे फाइंड होगा, D हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होती है, और डायगोनल के ऊपर जो मेन डायगोनल होता है उसके ऊपर एंट्री 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है, और मिक्स भी हो सकती है। तो हमारे पास ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके डायगोनल के ऊपर बेसिकली आइगन वैल्यूज आएंगी 1 3 3, तीन आइगन वैल्यूज थी ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये तीन आ गए। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज को हमने 0 कर दिया क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से हमने P इनवर्स और D फाइंड कर लिया। अच्छा, अब आप चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वो बराबर है P इनवर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप A जो है ना उसकी जो डायगोनलाइज फॉर्म है वो ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स D है। ठीक है, आप इसको बेशक चेक भी कर सकते हैं, P को D से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है उसको आप P इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो A के बराबर ही आएगा। इस तरह से हमने मैट्रिक्स A को उसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस वजह से ये जो D है ना, D इज डायगोनलाइज फॉर्म ऑफ A। होप सो कि आपको इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसमें बेसिकली मैंने MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो इसका दूसरा क्वेश्चन हम उसकी बात करेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स A की नल स्पेस और कॉलम स्पेस की बेसिस को फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।